कंट्रोल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने मेसन गेन फार्मूला के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीख लिया। आज हम स्टेबिलिटी के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे और इसके बाद राउथ-हुरविट्ज़ क्राइटेरिया की बात कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो आज राउथ-हुरविट्ज़ क्राइटेरिया की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी बात करने से पहले सिस्टम, जिस सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए जिसका हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। वो लीनियर, टाइम इनवेरिएंट और कॉजल, ये तीन प्रॉपर्टी वो फुलफिल करे तभी हम सिस्टम के का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी अगर फुलफिल कर रहा है तभी हम सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, और उसके बाद ही हम उसके स्टेबिलिटी के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, कि स्टेबल है या नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना है कि लीनियर है कि नहीं सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं, कॉजल है कि नहीं। वैसे तो डिफिनेशन अगर हम देखते हैं तो लीनियर का डिफिनेशन अगर हम लोगों ने देखा, लीनियर का डिफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, अगर वो दो प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है, एक एडिटिविटी और दूसरा होमोजिनिटी, तो ये सिस्टम लीनियर सिस्टम कहलाता है। अब एडिटिविटी का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर सपोज x1 इनपुट दिया हमने और हमारा सिस्टम का आउटपुट y1 है। अगर सिस्टम के अंदर दूसरा इनपुट, उसी सिस्टम के अंदर इनपुट हमने चेंज कर दिया, x2t किया, और हमारा नया आउटपुट y2t है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके इनपुट दें तो हमारा कंबाइन होकर आउटपुट आना चाहिए। और होमोजिनिटी क्या कहता है, अगर x1t इनपुट दिया और y1t है तो a x1t देने पर a y1t मिलना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन को कोई सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सिस्टम कैसा है, लीनियर सिस्टम है। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करेंगे तो सपोज a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये सिस्टम के अंदर सपोज हमने इनपुट दिया है, तो सिस्टम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ओमेगा 1 लिख लेते हैं, ओमेगा 1 फाइव 1 इनपुट दे रखा है हमने। तो सिस्टम का जो आउटपुट आएगा, वो सिस्टम का आउटपुट क्या आएगा, एम्पलीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कुछ और ही होगा। एम्पलीट्यूड हम सपोज नया एम्पलीट्यूड बी ले लिए, साइन जो भी ओमेगा हमने इनपुट दिया है वो ओमेगा आउटपुट में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फेज हो सकता है कि फेज चेंज हो जाए, हमारा फाइव 1 की जगह फाइव 2 मिले। अगर ऐसा सिस्टम का बिहेवियर, तो सिस्टम कैसा है, लीनियर है। ऐसे सिस्टम को हम लोग डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम भी कहते हैं, जिसके अंदर डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम वो सिस्टम्स हैं जिस सिस्टम के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हम इनपुट दे रहे हैं वो फ्रीक्वेंसीज वो सिस्टम मेंटेन करके रख रहा है। मतलब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, सिस्टम नई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर रहा है, ना ही कोई सिस्टम के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, बल्कि जो सिस्टम के अंदर हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट में मिल रहा है। जरूर फेज चेंज मिल रहा है, और ये जो फेज चेंज मिल रहा है ये भी लीनियरली होगा। ये लीनियर मतलब सारे फ्रीक्वेंसी के साथ एक जैसा फेज चेंज देखने को मिलेगा। हाँ, इसके एम्पलीट्यूड में जरूर कुछ मॉडिफिकेशन होगा। ऐसा सिस्टम हमारा डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम है, और यही सिस्टम हम स्टडी करेंगे अभी आने वाले टाइम पे। तो अब हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो सिस्टम की यहाँ जब भी हम पूरे कंट्रोल सिस्टम में हम स्टडी कर रहे हैं तो हम सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन लेके चल रहे हैं वो एस लेके चल रहे हैं, एच लेके चल रहे हैं। ये एस बेसिकली सिस्टम का जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन एस टी है उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म है एच एस। ठीक है, ये एस में एस में जनरली हम लोग लिखते क्या है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये सिग्मा और जे ओमेगा के अंदर ना केवल फ्रीक्वेंसी है बल्कि ये दोनों कंबाइन रूप में कहीं ना कहीं टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों को रिप्रेजेंट करता है, और ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को बताने में बहुत हद तक मदद करता है। कैसे और किस तरह से हम थोड़ी सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक टर्म और है, जैसे हमने लीनियरिटी की बात कर ली, और अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा टाइम इनवेरिएंट के बारे में। टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम किसे कहते हैं, जब हम सिस्टम के अंदर जो हमारे पास सिस्टम है, अगर सिस्टम एक्स टी हमने इनपुट दे रखा है और सिस्टम का आउटपुट है वाई टी, और सिस्टम के अंदर हमने अगर इनपुट में कुछ टाइम का डिले कर रखा है तो आउटपुट पे भी कुछ टाइम का डिले आना चाहिए। मतलब सिस्टम के आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा
केवल उस टाइम, जिस टाइम से हमने डिले कर रखा है, सपोज टी नॉट है ये, तो टी नॉट से हमें डिले ही मिलेगा। ऐसा सिस्टम, मतलब टाइम से इस पर कोई फर्क नहीं, टाइम का कोई फर्क नहीं सिस्टम में। मतलब आज सिस्टम को यूज करो चाहे कल सिस्टम को यूज करो, उससे सिस्टम के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। थर्ड जो हम लोग बात करेंगे कॉजलिटी के बारे में। कॉजलिटी क्या होती है? कॉजलिटी बहुत सिंपल है कि भाई जब सिस्टम में हम इनपुट दे तभी आउटपुट मिले। सिस्टम का इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए। सिस्टम का जब भी हम इनपुट दे, जब जैसे ही हम इनपुट देते हैं तभी हमें सिस्टम का आउटपुट मिले। पहले इनपुट हम दिए नहीं कि कुछ आउटपुट आ रहा है, ऐसे सिस्टम को हम कॉजल सिस्टम नहीं कहेंगे। मतलब जब हमने इनपुट दिया नहीं फिर भी आउटपुट आए, वो सिस्टम नॉन कॉजल सिस्टम है। ठीक है, हमने सपोज इस टाइम के अंदर स्टार्ट किया, जब टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने इनपुट देना स्टार्ट किया, तो हमें आउटपुट भी टाइम t इक्वल टू 0 पे ही स्टार्ट होगा। आई होप क्लियर होगा। मतलब कॉजल सिस्टम ये है कि फ्यूचर जो आउटपुट है वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड ना करे, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करे, केवल प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड ना करे। कॉजलिटी के डिफिनेशन के अंदर यही आती है। ओके फाइन, यहां तक क्लियर होगा। आई होप एक बार थोड़ा सा सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और स्टेबिलिटी के बारे में, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी कि बाउंडेड क्या, अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बीबो की बात करने वाले हैं। बीबो क्या होता है? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। यानी कि सिस्टम का इनपुट अगर बाउंडेड है तो सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड होगा। लेकिन अब ये बाउंडेड वर्ड का मतलब क्या है? बाउंडेड मतलब क्या? बाउंडेड का मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो हम इनपुट दे रहे हैं, सपोज हम कोई इनपुट दे रहे हैं, वो सिस्टम का इनपुट किसी एक रीजन के अंदर बाउंडेड है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड कहीं जा नहीं रहा ऊपर, मतलब सिस्टम का इनपुट एक इस जो xt है वो अपना, इसका मॉड है ये कुछ एक ए है हमारे पास, मतलब इसके अंदर ही है इसका इनपुट, इसका आउटपुट इनपुट जो है वो ए के अंदर ही है। तो हम कहेंगे सिस्टम यानी कि -t से t के बीच में ही है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम का जो इनपुट है वो बाउंडेड है। ठीक है, तो आउटपुट भी बाउंडेड आना चाहिए। अगर हमने सिस्टम का इनपुट ऐसा कुछ दिया है तो आउटपुट जो आएगा वो भी कुछ बाउंडेड ही आएगा। अगर ऐसा कंडीशन कुछ है तो हम सिस्टम को कहेंगे वो स्टेबल सिस्टम है। और ये यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टेबिलिटी का। अब एक बार देख लेते हैं सिस्टम, 4 तरह के सिस्टम को स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टेबल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो स्टेबल सिस्टम में हमने बाउंडेड इनपुट दिया है तो बाउंडेड आउटपुट आएगा, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे स्टेबल सिस्टम है। ओके, अनस्टेबल सिस्टम क्या होगा? जब हमने सिस्टम के अंदर इनपुट तो दिया बाउंडेड, पर आउटपुट कैसा आ रहा है? अनबाउंडेड आउटपुट आ रहा है। इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे अनस्टेबल सिस्टम। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर इनपुट हमने अनबाउंडेड दिया है और आउटपुट भी अनबाउंडेड आ रहा है, तो इस सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या? बिल्कुल कुछ नहीं बता सकते, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, लेकिन सपोज हमने अनबाउंडेड इनपुट दिया है और सिस्टम के अंदर आ रहा है आउटपुट कैसा? बाउंडेड, तो इस सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल है। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी तो उम्मीद कर ही नहीं सकते कि भाई हमने इनपुट तो दे दिया अनबाउंडेड, मतलब इन्फिनाइट को जा रहा है इनपुट, इसका एम्पलीट्यूड क्या इन्फिनाइट को जा रहा है, पर आउटपुट कहाँ आ रहा है? आउटपुट कन्वर्ज होते जा रहा है, उसका आउटपुट एक लिमिट के अंदर है। ऐसा सिस्टम तो बहुत ज्यादा स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। आई होप क्लियर होगा कि स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम क्या है और ये सारी चीजें बीबो क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार इम्पल्स रेस्पॉन्स की, और उससे रिलेटेड जुड़े पोल्स और जीरोस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात कर लेते हैं और ट्रांसफर फंक्शन, इन सब सारे टर्म्स की बात कर लेते हैं। इम्पल्स रेस्पॉन्स HT, सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स हम लोग HT, ये HT कैसे डिटरमाइन करते हैं? सपोज ये HT के लिए हम लोग सिस्टम के अंदर, जब सपोज सिस्टम के अंदर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है YT, लेकिन अगर इसी सिस्टम के अंदर इनपुट हम लोग XT देने के बजाय अगर हम ΔT देते हैं तो जो आउटपुट आएगा वही सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स कहलाता है। मतलब इम्पल्स इनपुट दे रखा है तो जो आउटपुट है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स रेस्पॉन्स।
क्लियर है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम को, मतलब अगर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो हम किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने कॉन्वोल्यूशन के थ्रू जानते हैं कि कॉन्वोल्यूशन के थ्रू किसी भी इनपुट के, अगर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो कैसा भी इनपुट आ जाए, अगर हम उसको इम्पल्स इनपुट के साथ इसका इम्पल्स कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाता है y t इज इक्वल टू एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी। ठीक है, ये हम प्रोसेस होता है कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस कहलाता है, जिससे कि हम लोग सिस्टम का आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही सेम चीज में फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाए, तो जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं तो एच एस ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में यही कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है, यानी कि वाई एस इज इक्वल टू एक्स एस मल्टीप्लाई बाई एच एस। यानी एच एस को कैलकुलेट करने के लिए हमें वाई एस डिवाइड बाई एक्स एस निकालना पड़ेगा, और एक बार एच एस मिल गया तो किसी भी एक्स एस के लिए हम वाई एस कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सेस के बारे में। सपोज एक्सेस दे रखा है कुछ भी एस प्लस ए डिवाइड बाई एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी, ऐसा कुछ दे रखा है। तो ये क्या है, ए क्या है, बी और सी, इसको हम जब हम लोग ये न्यूमरेटर में अगर न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करते हैं तो जो एस की वैल्यूज निकल के आती हैं ये कहलाती हैं जीरोस, ये कहलाती है जीरोस। और जब हम डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं यानी एस प्लस बी इक्वल टू 0 और एस प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये इससे क्या निकल के आई, एस इक्वल टू माइनस बी और एस इक्वल टू माइनस सी, तो ये क्या कहलाएंगी, ये पोल्स कहलाती हैं। ये जीरोस और पोल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जीरोस और पोल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। जीरोस तो इतना नहीं, लेकिन पोल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पोल्स कहाँ लाई कर रहा है, तो उससे हमारा सिस्टम के बारे में पता चलता है कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, क्या है नहीं है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल ले करके ही हम लोग समझ पाएंगे कि सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम सपोज हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया e टू द पावर -2t ut, ये सपोज ht है हमारे पास, तो hs क्या आएगा, hs होगा आपका इसका ग्राफ कैसा होगा। अच्छा, सिस्टम के स्टेबल होने के लिए एक और कंडीशन मैंने मुझसे यहाँ छूट गया कि सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ht क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए ना। अगर ये है कंडीशन सेटिस्फाई तो सिस्टम स्टेबल है। तो ये अगर इसकी वैल्यू जो है, इसका अगर हम लोग मॉड इसका इंटीग्रेट कर दें, तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो फिर वो लेस देन इन्फिनिटी हो, तो फिर ये सिस्टम स्टेबल होगा। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन एक तरीका तो ये है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो ग्राफ ड्रॉ करके भी हम लोग देख सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, सिस्टम स्टेबल, इसका ग्राफ ये है तो सिस्टम स्टेबल है। दूसरा तरीका ये है कि इसका एच निकाल लो, एच निकालने के बाद क्या एच आएगा, 1/s+2 आएगा। ठीक है, ये 1/s+2, तो यहाँ जो एस अगर पोल्स की बात करें तो पोल्स क्या निकल के आएगा, पोल्स है -2, यानी कि पोल्स यहाँ कहीं लाई कर रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर पोल लाई कर रहा है तो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, स्टेबल। ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पोल्स है तो सिस्टम कैसा है, स्टेबल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ भी ये सिस्टम स्टेबल है, सेम उसी का तो मैंने निकाला है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लाई करता है कोई पोल तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। लेकिन वही अगर हम यहाँ +2 कर दें, यानी कि कुछ इस तरह का सिचुएशन है, तो ये 1/s-2 आ जाएगा hs, ये अनस्टेबल, यानी कि अगर पोल हमारा यहाँ पोल क्या आ गया, पोल क्या आ गया, पोल इक्वल टू 2, यानी यहाँ आ गया पोल 2 पे, यानी अगर राइट हैंड साइड से पोल लाई करेगा तो सिस्टम अनस्टेबल। मतलब पोल देख करके ही हम डिटरमाइन कर लेंगे कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। इस तरह की बातें कुछ हद तक हमें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया है,
मैं इसको और कंटिन्यू करके थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिस्टम के लोकेशन के बारे में, कि कहीं एक मैं टेबल सा बना देता हूँ कि लोकेशन कहाँ होगा, उससे इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा बनेगा, और उसमें पोल्स का लोकेशन क्या होगा, लोकेशन ऑफ पोल्स, और ये ठीक है। अब आपको जज करना है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। सॉरी सॉरी सॉरी, वही लोकेशन ऑफ पोल्स, ये भी लोकेशन ऑफ पोल्स है, और ये यही इम्पल्स रिस्पॉन्स है। आपको जज करना है कि वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। सबसे पहला नंबर हम देखते हैं कि अगर पोल लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे और वो भी एक्स एक्सिस पे ही, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा आएगा। अभी हमने देख लिया कि सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आएगा, और ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर, अगर पोल लाई कर रहा है राइट हैंड साइड पे, तो नेचुरली है कि हमारा जो ग्राफ आ रहा है ये सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। सपोज हमारा थर्ड नंबर, पोल लाई कर रहा है बिल्कुल ऑरिजिन पे, तो ऑरिजिन पे लाई कर रहा है, यानी कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक स्टेप आएगा, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या है, चौथे कंडीशन में अगर पोल लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे ही, लेकिन लेकिन दो पोल हैं, जस्ट वाई एक्स एक्सिस मिरर इमेज है, कुछ इस तरह का इस तरह की सिचुएशंस है, वो भी अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में। अगर इस तरह का सिचुएशन है तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, साइनोसॉइडल फॉर्म, साइनोसॉइडल सिग्नल होगा। क्लियर है। फिफ्थ नंबर, अगर सपोज पोल्स जो है एक ओरिजिन पे भी है और दो सॉरी ओरिजिन पे नहीं मान के चल रहे, अभी जो कंडीशन है एक पोल यहाँ भी है और दूसरा पोल कहते हैं मिरर इमेजिंग, एक्स एक्सिस हमारा मिरर इमेजिंग ही है, तो दो पोल ऊपर भी लाई कर रहा है और दो पोल नीचे भी लाई कर रहा हो, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, तो वही होगा जैसा इस केस में हुआ है। यहाँ भी सिस्टम हमें साइनोसॉइडल सिग्नल ही मिलेगा, बट यहाँ दो वेव फॉर्म मिलेंगे, मतलब ओमेगा 1 भी मिलेगा, ओमेगा 2 भी हमें मिलेगा, तो दोनों का कंबाइंड हमें साइनोसॉइडल सिग्नल, जो इसके अंदर ओमेगा 1 भी होगा और ओमेगा 2 भी होगा। ओके, सपोज सेम सिचुएशन है पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, मतलब ओरिजिन से हम दूर जा रहे हैं, छठे केस में यहाँ है, तो साइनोसॉइडल ही सिग्नल मिलेगा पर डैम्पिंग के साथ मिलेगा, मतलब धीरे 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 डैम्पिंग होते जाएगा। लेकिन सातवां सिचुएशन, अगर हम सपोज हम लोग राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, सेम पोल्स जो है हमारा राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो ये इंक्रीज होता जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। सपोज दो पोल, आठवां कंडीशन, कि अगर मान लो कि दो पोल एग्जैक्ट एक ही पोजीशन पे दो पोल है, तो तब क्या, ये सिस्टम मोर स्टेबल कहलाएगा, थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा लेकिन वो फिर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन नाइन्थ, अगर सपोज राइट हैंड साइड पे हमारा दो पोल हैं, यही दो पोल हैं, ये दो पोल्स हैं बेसिकली, तो ये उल्टा चलेगा हमारा, बहुत बुरी तरीके से ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने आज के लिए बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम राउथ-हुरविट्ज क्राइटेरिया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।